नमस्कार। इंडियन पॉलिटी की तैयारी जब हम करते हैं तो एक चैप्टर है जो हमेशा हमेशा ही बहुत ज़रूरी होता है, हमारे संविधान का ऐतिहासिक सफ़र। और देखिए, इससे सवाल आते ही आते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस। लेकिन बात सिर्फ रटने की नहीं है, कुछ एक्ट्स और तारीखें याद कर लीं हो गया नहीं। असली मज़ा तो उस सोच को समझने में है, उस पूरी प्रक्रिया को जानने में है जिसने हमारे संविधान को वो रूप दिया जो आज है। तो आज हम यही करने वाले हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कहानी शुरू करेंगे और 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक एक एक परत खोलकर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है कि हमारा संविधान, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्या ये बस कुछ महीनों या सालों में बना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि हमें ब्रिटिश शासन के लगभग 200 सालों के इतिहास में झांकना पड़ेगा। हर एक कानून, हर एक विद्रोह, हर एक सुधार जो उस दौरान हुआ, उसने अनजाने में ही सही हमारे आज के संविधान की एक एक ईंट रखी। ये कहानी एक व्यापार करने आई कंपनी के भारत की राजनीतिक ताकत बन जाने की है, और फिर उस ताकत को कंट्रोल करने की कोशिशों की है, जिससे धीरे धीरे आज के भारत की नींव पड़ी। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम संविधान की पहली नींव को समझेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और रेगुलेटिंग एक्ट जैसे कानून आए। फिर हम चलेंगे 1858 की ओर, जब 1857 के विद्रोह के बाद सत्ता कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। इसके बाद का दौर दिलचस्प है, जब पहली बार भारतीयों को शासन में शामिल करने की एक बहुत धीमी शुरुआत हुई। फिर हम प्रांतीय स्वशासन की ओर बढ़ेंगे और 1919 और 1935 के बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियमों को देखेंगे। और आखिर में हम आज़ादी और संविधान सभा के गठन की कहानी को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इस पूरे इतिहास ने हमारे आज के लोकतंत्र पर क्या असर छोड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, संविधान की पहली नींव। ये वो दौर है जब भारत पर ब्रिटिश सरकार का नहीं, बल्कि एक ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। सोचिए, एक कंपनी जो मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, वो अब टैक्स वसूल रही थी, लड़ाइयां लड़ रही थी और शासन चला रही थी। लेकिन कंपनी के अफसर अमीर हो रहे थे और कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन इतना ज्यादा था कि अब ब्रिटिश संसद को बीच में आना पड़ा। और यहीं से भारत के संवैधानिक विकास की कहानी असल में शुरू होती है। ये टाइमलाइन हमारे पूरे सफर का नक्शा है। हम एक एक करके इन पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत होगी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। फिर हम पिट्स इंडिया एक्ट और उसके बाद आने वाले चार्टर एक्ट्स को समझेंगे। 1858 में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जब सत्ता कंपनी से क्राउन को मिलेगी। और उसके बाद हम 1909, 1919 और 1935 के उन कानूनों को देखेंगे जिनका सीधा असर हमारे अपने संविधान पर पड़ा। ये सारे एक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। हर अगला एक्ट पिछले की कमियों को दूर करने या नए हालात से निपटने के लिए लाया गया था। इससे पहले कि हम एक्ट्स की गहराइयों में उतरें, एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर संविधान होता क्या है। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे तो चाहिए ही। संविधान वही सर्वोच्च कानून है, वही नियमों की किताब है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये देश की आत्मा की तरह है। ये बताता है कि सरकार कैसे बनेगी। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, क्या क्या काम करेंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी और सबसे जरूरी उनकी सीमाएं क्या होंगी। और हाँ, ये भी कि देश के नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। तो हमारी कहानी का पहला बड़ा मोड़ है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब सवाल ये है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। हुआ ये कि 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। कंपनी के अधिकारी तो मालामाल हो रहे थे, लेकिन कंपनी खुद कर्ज में डूब रही थी। हालत इतनी खराब हो गई कि कंपनी को ब्रिटिश सरकार से लोन मांगना पड़ा। बस यही ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया। उन्होंने कहा, लोन तो देंगे, पर अब तुम्हारे कामकाज को हम रेगुलेट करेंगे, यानी नियंत्रित करेंगे। और इसी नियंत्रण की पहली कोशिश थी ये एक्ट। अच्छा, तो इस एक्ट में था क्या? इसने ना भारत में शासन का पूरा नक्शा ही बदल दिया। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकृत प्रशासन की नींव। अब तक क्या था? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास सब अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के राजा थे। इस एक्ट ने कहा, नहीं, बंगाल का जो गवर्नर है वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर उसके नीचे काम करेंगे। सोचिए, पहली बार भारत में एक सेंट्रल अथॉरिटी का आइडिया आ रहा था। फिर गवर्नर जनरल अकेले काम नहीं करेगा, उसकी मदद के लिए 4 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी।
और हाँ, न्याय के लिए 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी खोला गया। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर था आखिरी पॉइंट। अब कंपनी को अपने सारे हिसाब किताब, मतलब रेवेन्यू, सिविल मामले, मिलिट्री मामले, सबकी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ेगी। यहीं से शुरू हुआ कंपनी पर पार्लियामेंट का कंट्रोल। ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 1773 के एक्ट में कई दिक्कतें थीं, तो महज 11 साल बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसका सबसे बड़ा काम था कंपनी के कामों का बंटवारा करना। इसने कहा कि कंपनी के व्यापारिक यानी कमर्शियल काम और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल काम अलग अलग होंगे। व्यापारिक मामले देखने के लिए पहले की तरह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, लेकिन राजनीतिक, फौजी और राजस्व के मामलों पर नजर रखने के लिए लंदन में एक नई बॉडी बना दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब एक ही सिस्टम पर दो लोगों का कंट्रोल। इसीलिए इसे दोहरी नियंत्रण प्रणाली या ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। और पहली बार इसी एक्ट में कंपनी के भारतीय इलाकों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ, चार्टर एक्ट्स का। ये क्या थे? असल में ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का जो अधिकार देती थी, उसे चार्टर कहते थे। और हर 20 साल में इस चार्टर को रिन्यू यानी नवीनीकृत करना पड़ता था। तो ये एक्ट सिर्फ कंपनी के लाइसेंस को रिन्यू नहीं करते थे, बल्कि हर 20 साल में ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के शासन में बड़े बड़े बदलाव भी कर देती थी। अब आते हैं 1833 के चार्टर एक्ट पर। ये केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया का क्लाइमैक्स था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद और बड़ा कर दिया। अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इसका मतलब ये था कि अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एक ही सरकार होगी। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति भी छीन ली गई। और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह खत्म कर दी गई। अब कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक बॉडी नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक प्रशासनिक बॉडी बन गई, जिसका काम था ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर शासन करना। तो इस पहले दौर को अगर हम संक्षेप में देखें तो कहानी कुछ यूं है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने पहली बार एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के कामों को बांटकर ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम बनाया। 1833 के चार्टर एक्ट ने सेंट्रलाइजेशन को अपने चरम पर पहुंचा दिया। और फिर 1853 के आखिरी चार्टर एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी और कार्यकारी कामों को अलग किया और सिविल सर्विस एग्जाम को सभी के लिए, जिसमें भारतीय भी शामिल थे, खोल दिया। अब हम इतिहास के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से सब कुछ बदलने वाला था। 1857 का विद्रोह। ये सिर्फ सिपाहियों का गदर नहीं था, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे भारत में आग लगा दी और ब्रिटिश शासन की चूल्हे हिला दी। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को एक बात साफ समझ आ गई कि एक ट्रेडिंग कंपनी के जरिए अब भारत जैसे विशाल देश पर राज नहीं किया जा सकता। सत्ता का बदलना अब तय था। और हुआ भी वही। 1857 की क्रांति का सीधा नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पास किया जिसका नाम था एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। भारत का शासन, यहाँ के इलाके, यहाँ का राजस्व, सब कुछ सीधे ब्रिटिश महारानी यानी क्राउन के हाथों में चला गया। कंपनी राज खत्म, क्राउन राज शुरू। इस एक्ट ने भारत के प्रशासन में बहुत बड़े बदलाव किए। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय का मतलब था वो व्यक्ति जो भारत में सीधे क्राउन का प्रतिनिधि है, और भारत के पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। पिट्स इंडिया एक्ट ने जो ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम बनाया था, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसे खत्म कर दिया गया। उसकी जगह एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था और भारतीय प्रशासन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों ने एक और सबक सीखा। उन्हें समझ आया कि अगर भारतीयों की बातों को, उनकी ज़रूरतों को नहीं सुना गया तो ऐसा विद्रोह दोबारा भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की सोची। इसी सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने समय समय पर 3 इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स पारित किए, जहां से भारत में प्रतिनिधित्व की एक बहुत ही धीमी शुरुआत हुई। 1861 के एक्ट ने पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया।
वाइसराय अब कुछ भारतीयों को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर अपनी काउंसिल में नॉमिनेट कर सकते थे। फिर आया 1892 का एक्ट। इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अधिकार थोड़े और बढ़ा दिए। अब सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे और सरकार से सवाल पूछ सकते थे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के साथ। इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचन का कॉन्सेप्ट पेश किया। इसका मतलब था कि मुस्लिम सदस्यों को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुनेंगे। यहीं से भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। ये जो टिप्पणी है, ये उस वक्त के भारतीय राष्ट्रवादियों की निराशा को दिखाती है। उन्हें लगा कि इन सुधारों से उन्हें सिर्फ नाम का प्रतिनिधित्व मिला है, असली ताकत तो अभी भी अंग्रेजों के हाथ में ही है। विधान परिषदों के पास कोई वित्तीय ताकत नहीं थी, वो सरकार की किसी नीति को बदल नहीं सकती थीं। वो बस बहस कर सकती थीं, सवाल पूछ सकती थीं, फैसले नहीं ले सकती थीं। इसीलिए किसी ने कहा कि ये सूरज की रोशनी नहीं, बस चांदनी है, जो देखने में तो सुंदर लगती है, पर उसमें कोई गर्मी, कोई ताकत नहीं होती। अब हम 20वीं सदी में आ चुके हैं। भारत में राष्ट्रवाद की आग तेजी से फैल रही थी। स्वराज की मांग अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक आंदोलन बन चुकी थी। पहले विश्व युद्ध में लाखों भारतीय सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़े और इसके बदले में भारतीयों को उम्मीद थी कि अब उन्हें शासन में ज्यादा अधिकार मिलेंगे। इसी माहौल में अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद भारत में धीरे धीरे एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है। इसी ऐलान का नतीजा था भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसकी सबसे खास बात थी प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी की शुरुआत। ये बड़ा अजीब सिस्टम था। प्रांतीय विषयों को 2 लिस्ट में बांट दिया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व विषय जैसे पैसा, पुलिस, जमीन का टैक्स, ये सब गवर्नर के पास थे, और ट्रांसफर्ड विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भारतीय मंत्रियों को दिए गए। मतलब असली ताकत गवर्नर के पास और कम ताकत वाले विभाग भारतीयों के पास। केंद्र में पहली बार 2 सदनों वाली विधायिका बनी, और हाँ, देश में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की भी शुरुआत हुई। हालांकि वोट देने का अधिकार बहुत ही कम लोगों को था। 1919 का ये जो द्वैध शासन का एक्सपेरिमेंट था, ये पूरी तरह फेल हो गया। भारतीय मंत्री बिना पैसों और अधिकारों के कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। इस सिस्टम की जांच करने के लिए साइमन कमीशन आया, फिर लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इन सब की लंबी चर्चाओं का नतीजा निकला 1935 के एक्ट के रूप में। 1935 के एक्ट ने प्रांतों से द्वैध शासन को खत्म कर दिया और उसकी जगह प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की। इसका मतलब था कि अब प्रांतों में पूरी तरह से एक जिम्मेदार सरकार बनेगी, जिसके मंत्री अपने कामों के लिए प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह होंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब हम आ गए हैं उस कानून पर जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सबसे लंबा और सबसे विस्तृत दस्तावेज था। और इसे ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था तो इसके बहुत सारे प्रावधान, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर, शक्तियों का बंटवारा, गवर्नर का पद, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब लगभग सीधे सीधे इसी एक्ट से उठाए गए थे। इसने आज़ाद भारत के प्रशासनिक ढांचे की एक मजबूत नींव तैयार कर दी थी। इस एक्ट के प्रावधानों को समझना बहुत जरूरी है। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें दोनों शामिल होंगी। हालांकि रियासतों ने मना कर दिया, इसलिए ये फेडरेशन कभी बन नहीं पाया। प्रांतों में इसने प्रांतीय स्वायत्तता दी, जैसा हमने अभी देखा। इसने केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव रखा, जो लागू नहीं हो सका। शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूचियों में बांटा गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये वही सिस्टम है जो आज हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में है। इसके अलावा देश के पैसों को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुई। और अब हम अपनी कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर है। दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके थे। इधर भारत में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने ये साफ कर दिया था कि अब भारतीय पूरी आज़ादी से कम कुछ भी नहीं लेंगे। ब्रिटेन में सरकार बदली, लेबर पार्टी सत्ता में आई, जो भारत की आज़ादी के पक्ष में थी। सत्ता ट्रांसफर की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया।
कैबिनेट मिशन प्लान सफल नहीं हो पाया और फिर लॉर्ड माउंटबैटन की योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया। ये वो कानून था जिसने भारत पर ब्रिटिश राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत एक आज़ाद और संप्रभु देश बना, लेकिन इस आज़ादी की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, देश का बंटवारा। भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने। इस एक्ट ने वायसराय का पद खत्म कर दिया और सबसे जरूरी बात, इसने दोनों देशों की संविधान सभाओं को ये पूरी ताकत दी कि वो अपने अपने देश के लिए जैसा चाहें वैसा संविधान बना सकते हैं। ये नंबर 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये सिर्फ समय नहीं है, ये उस मेहनत, उस लगन, उन बहसों और उस समर्पण का प्रतीक है जो संविधान सभा के सदस्यों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखने में लगाया। सोचिए, लगभग 3 साल तक 60 से भी ज्यादा देशों के संविधानों को पढ़ा गया, परखा गया और भारत की अपनी जरूरतों, अपनी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए हर एक आर्टिकल, हर एक शब्द पर लंबी लंबी बहसें हुई, तब जाकर हमारा संविधान तैयार हुआ। संविधान सभा का ये सफर इन तारीखों से समझा जा सकता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। 4 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये प्रस्ताव हमारे संविधान की आत्मा था। इसने बताया कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। यही प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कई कमेटियां बनी, लेकिन सबसे जरूरी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और इसे अपनाया गया। और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमने 1773 से लेकर 1950 तक लगभग 200 सालों की एक लंबी यात्रा तय की। हमने देखा कि कैसे एक कंपनी के राज से क्राउन के राज तक और फिर आज़ादी तक का सफ़र तय हुआ। अब आखिर में इन सब धागों को जोड़कर देखते हैं कि इस पूरे ऐतिहासिक सफ़र ने हमारे आज के संविधान को क्या विरासत में दिया है। इस कनेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा संविधान कहीं आसमान से नहीं टपका, इसकी कई चीज़ें ब्रिटिश काल के विकास से ही निकली हैं। 1935 के एक्ट ने हमें हमारा फेडरल ढांचा, गवर्नर का ऑफिस और शक्तियों के बंटवारे की 3 सूचियों वाला सिस्टम दिया। ब्रिटिश मॉडल से हमने संसदीय प्रणाली, कानून का शासन और सिंगल सिटीजनशिप जैसे आइडिया लिए। 1919 के एक्ट ने केंद्र में 2 सदनों वाली संसद और डायरेक्ट इलेक्शन की नींव रखी। यहाँ तक कि आज जो हम कैबिनेट सिस्टम देखते हैं, उसकी जड़ें भी 1861 के एक्ट की पोर्टफोलियो प्रणाली में मिलती हैं। चलिए, इस पूरी चर्चा को परीक्षा के नजरिए से कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत। 1858 का एक्ट, कंपनी से सत्ता क्राउन को ट्रांसफर। 1909 मोहल्ले मिंटो सुधार, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत, बहुत महत्वपूर्ण। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतों में द्वैध शासन। 1935 का एक्ट, हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत और प्रांतीय स्वायत्तता। और आखिर में संविधान सभा का समय 2 साल 11 महीने 18 दिन और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये पॉइंट्स बिल्कुल याद रखने हैं। तो ये थी कहानी हमारे संविधान के बनने की। हमने देखा कि कैसे केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर और तानाशाही से प्रतिनिधित्व की ओर एक लंबा संघर्ष चला। तो आखिर में ये सवाल सोचना लाजमी है, ये जो केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का संतुलन बनाने की लड़ाई 1773 से शुरू हुई, क्या वो आज भी हमारे फेडरल सिस्टम में जारी नहीं है? प्रतिनिधित्व का जो सफ़र 1861 में बहुत छोटे पैमाने पर शुरू हुआ था, क्या वो आज अपनी मंजिल तक पहुंच गया है? इन ऐतिहासिक सबकों को समझे बिना हम अपने आज के लोकतंत्र की चुनौतियों और उसकी खूबियों को पूरी तरह नहीं समझ सकते।